गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। सो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे थे विदेशी राज्य यानी कि हिंद, शक, पहलव और कुषाण। तो हमने हिंदी यानी कि हिंद यूनानियों को पढ़ लिया था। अब हम आगे का पढ़ेंगे जो शक थे उनका क्या शासन था। और आज हमारे शक, पहलव और कुषाण ये यहीं पे मैं इनको ख़त्म करा दूंगी। तो अगली क्लास में हमारा गुप्त साम्राज्य शुरू हो जाएगा। और बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ गाइस कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की प्राचीन भारत ख़त्म करा सकूँ। तो क्लास आप पूरी लें, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, यानी कि जो हमारा ये पार्ट चल रहा है वो चल रहा है प्राचीन भारत का। और प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। तो हमने हिंद यूनानियों को पढ़ लिया था और अब हम पढ़ रहे हैं जो शक शासक थे उनको। तो ये जो शक थे ये इनके दो वंश थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है ऊपर कि प्रथम शक राजा मो या इसी को मोइस बोलते थे, ये था, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही शख्स के हैं और जो शक वंश का प्रथम शासक था। फिर यहाँ ये इनके मतलब दो जगह था, एक तो महाराष्ट्र में था और दूसरा हमारा गुजरात में था। तो जो महाराष्ट्र का तो जो क्षयरात वंश, तो पहले हम उसको पढ़ते हैं फिर गुजरात का पढ़ेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में ये, अगर आप जैसे किसी ने पूछा कि जो गुजरात में जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किस काल में हुआ, अगर आपने ये फैक्ट नहीं पढ़े, इस वंश को आपने नहीं पढ़ा, तो फिर आप वहीं पे कंफ्यूजन हो जाओगे। और रट तो हर कोई लेता है लेकिन थोड़ा सा उसे पता होना चाहिए क्योंकि मेंस में अगर आ गया तो आप इसको क्लियर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं महाराष्ट्र का क्षयरात वंश। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो वो था नहपान। इसमें सिर्फ एक राजा का तुम्हें याद करना है और जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था, क्योंकि नहपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच में युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। और फिर इस वंश में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। सिर्फ आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि महाराष्ट्र का वंश था क्षयरात वंश और सबसे शक्तिशाली शासक वहाँ पे जो रहा है तो वो रहा था नहपान। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको तीसरा पॉइंट है तो वो याद कर लेना कि नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। बस इस वंश का शासक सिर्फ इतना है। अब पढ़ेंगे गुजरात का कादार्मक वंश या फिर इसी को बोलते हैं चस्टन वंश। अब एक क्वेश्चन आया था कि चस्टन वंश क्या शासक का नाम बताइए। अब किसी ने पढ़ा है, एक नाम पढ़ लिया यहाँ पे कादार्मक वंश, तो फिर चस्टन वंश नहीं पढ़ा तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाओगे। ये दो वंश अलग नहीं है, एक ही वंश है, एक वंश के दो दो नाम हैं। और ये अगर पूछे कि गुजरात का कादार्मक वंश या चस्टन वंश किस शासन से जुड़ा था, कौन सा वहाँ पे शासन चल रहा था, कौन सा राज्य था, तो ये शक शासन की जो शक शासक है उस काल में ये इस वंश का निर्माण हुआ है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था रुद्रदामन। और गाइज, रुद्रदामन का नाम अच्छे से आप याद रख लेना क्योंकि अगर शक वंश में कोई इंपॉर्टेंट नाम है तो ये है हमारा रुद्रदामन, क्योंकि इसने बहुत अच्छे काम किए हैं कुछ। तो यहाँ देख लेते हैं, यह शकों में सबसे शक्तिशाली एवं प्रत्याशी शासक था। मतलब सबसे ज़्यादा जनता इसके फेवर में चलती थी, मतलब जनता का भी बहुत फेवरेट था ये, जो इनकी जो प्रजा थी उसका बहुत फेवरेट था। शक्तिशाली भी था, मतलब किसी चीज़ में ये कम नहीं था, इसीलिए रुद्रदामन का नाम इस वंश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक में आता है। और फिर ये राजनीतिकार, विद्वान, महान संस्कृत प्रेमी था। सबसे पहले राजनीतिकार, तो राजनीतिकार आप इस तरह से समझ लीजिए क्योंकि अगर कोई, जैसे आप किसी नेता वाले के में ही ले लीजिए, कोई है विधायक वगैरह,
अगर वो अच्छे वोटों से जीतते हैं तो समझो प्रजा यानी कि जो जनता, तो जनता के फेवरेट है। तो इसीलिए यहाँ पे वो उस समय पे जो थे रुद्रदामन अपनी प्रजा के इतने ज़्यादा फेवरेट थे, तो पूरी जनता इन्हीं के फेवर में थी और सबसे वहाँ की जनता का भी मानना था कि ये वहाँ के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। दूसरा है विद्वान, तो ये विद्वान इसलिए था क्योंकि इन्होंने कुछ ग्रंथ की भी रचना की है और महान संस्कृत प्रेमी था। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने मतलब इनको ऐसा कोई हिंदी का भी ग्रंथ है तो इनके द्वारा कोशिश की गई कि उसे संस्कृत में लिखा जा सके। और संस्कृत के सबसे ज़्यादा अगर विदेशी राज्य में कोई महान शासक प्रेमी था तो वो था रुद्रदामन। अब इनके काम देख लो, तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने, ठीक है। फिर जूनागढ़ अभिलेख, तो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे बात की थी, इसने लिखा है यहाँ पे, इसने प्रथम बार संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया। इसी गाइस किसी को बिना बात के कोई ख्याति नहीं दी जाती, बिना बात के कोई भी इनको पदवी नहीं दी जाती। यहाँ पर पहले ही इन्होंने लिखा है कि महान संस्कृत प्रेमी था, ऐसे किसी को आप नहीं बोल सकते, कुछ उसमें खासियत होगी तभी संस्कृत प्रेमी था, ठीक है। लेकिन आगे महान शब्द जुड़ रहा है तो महान उन्हीं के आगे जुड़ता है जिनमें कुछ खासियत होती है। तो इसने लिखा है यहाँ पे कि इसने प्रथम बार संस्कृत भाषा में जूनागढ़ जो अभिलेख था उसको संस्कृत भाषा में उसका निर्माण कराया। तो ये मोस्ट है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण तो रुद्रदामन ने, जूनागढ़ अभिलेख का संस्कृत में निर्माण किसने कराया प्रथम बार, तो वो भी किसने कराया, रुद्रदामन ने। उसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख को इसी को गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है, गुजरात में है ये। इस अभिलेख से 4 शासकों के नाम कौन कौन से नाम थे, कौन से अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख से। तो 4 शासक थे हमारे, सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। ये चारों के नाम यहाँ से हमें मिले हैं। तो फिर सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन पुनर्निर्माण किसने कराया, तो पुनर्निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था रुद्रदामन ने। जब मैंने आपको मौर्य वंश पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था इनके सेनापति थे, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, लेकिन नाम चंद्रगुप्त मौर्य का ही आता है क्योंकि ये साथ में थे। अब यहाँ पूछ लेते हैं कि जब सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो उस समय थे पुष्यमित्र। तो गाइज अभी ये आपका ख़त्म नहीं हुआ, अब पढ़ते हैं कुछ फैक्ट इसके आगे। अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इन लोगों के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जूनागढ़ अभिलेख था उनमें इसका नाम है। तो अब पढ़ते हैं अशोक। तो अशोक ने बांध का निर्माण कराया और उस टाइम पे गवर्नर था तोपास। फिर पढ़ते हैं रुद्रदामन, तो झील का पुनर्निर्माण करवाया और गवर्नर था सुविशास। फिर पढ़ते हैं स्कंदगुप्त, तो बांध का पुनर्निर्माण और गवर्नर थे इनके समय पर्णदत्त। अब आपको ये नाम याद नहीं रखने को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ये आते हैं, सिर्फ आपको ये नाम याद रखने हैं कि झील का निर्माण किसने कराया। तो इन लोगों का नाम यहाँ आया इसलिए मैंने यहाँ पे ये करा दिए हैं। शक महाक्षत्रप की उपाधि धारण करते थे। तो आप पे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो शक लोग थे जो उनकी उपाधि क्या थी, तो उनकी उपाधि का नाम था महाक्षत्रप। अब एक नोट है कि 57 बीसा पूर्व से 58 बीसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया, पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 57 ईसा पूर्व से ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई। तो ये आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा आपके में कि जब विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी उस समय शासक कौन, मतलब शासन किसका चल रहा था, वंश कौन सा था, तो वो था शक। तो ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये भी पूछा गया है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई। भारतीय इतिहास में तब से विक्रमादित्य एक प्रसिद्ध उपाधि बन गई और जिनकी संख्या 14 तक पहुंची। विक्रमादित्य उपाधि भारतीय इतिहास में कब महत्वपूर्ण बन गई, जब विक्रम संवत की शुरुआत हो गई थी। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड था,
ठीक है। इसी काल में सबसे ज़्यादा विक्रमादित्य ने सबसे राजा का जो एक उनको उपाधि दी जाती थी, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे चंद्रगुप्त सेकंड। 14वां अंतिम विक्रमादित्य था हेमू। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं पहले ही बोल रही हूँ कि भारतीय इतिहास में तब से विक्रमादित्य एक प्रसिद्ध उपाधि बन गई। ठीक है, कब? जब विक्रम संवत की शुरुआत हुई। उनकी संख्या कितनी थी? तो 14। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन था, तो वो था गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड, और 14वां अंतिम शासक पूछा जाए तो वो था हेमू। पश्चिमी शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड था। ठीक है, किसका बोल रहे हैं? पश्चिमी शकों का सबसे अंतिम शासक था रुद्र सिंह थर्ड, जिसने चंद्रगुप्त सेकंड ने पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो जो रुद्र सिंह जो थर्ड था उसे पराजित किसने किया? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने पराजित किया, जो गुप्त वंश का शासक था, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी वजह से सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य था तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड। अब यहाँ पे जो शक जो वंश था, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाएगा। जो फैक्ट थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, यहाँ पे छोड़ा कुछ नहीं है, तो आप एक बार इनको देख लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब पढ़ते हैं पहलव या पार्थियन। इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 फैक्ट हैं इनके गिने गिनाए। प्रथम शासक था माउस। पहलवों का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोनफर्निस था। अब पढ़ते हैं आगे, इनके 2 फैक्ट और हैं। गोंदोफर्निस के समय प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सेंट थॉमस किसके समय भारत आए थे? तो गोंदोफर्निस के समय, जिनकी हत्या मद्रास के म्यालपुल में कर दी गई। म्यालपुल कहाँ पे है? मद्रास। और मद्रास में सेंट जो थे थॉमस, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे कुषाण वंश। मैंने कहा था पहलव यानी पार्थिव वंश में इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, तो सिर्फ इतना था। अब पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कुषाण वंश। सबसे पहले कुषाण वंश को यूची एम तोखरी, ये लोग यहाँ के जो लोग थे यूची एम तोखरी कहलाते थे। ठीक है, फिर आगे चलकर यूची 5 कबीलों में बट गया, जिनमें से एक थे कुषाण। और कुषाण कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगर आपने घटना चक्र या लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगाई होगी तो वहाँ आप पे सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा कि कुषाण कहाँ से भारत आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, एक नोट है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीनी शासक शी हुआंग टी ने थर्ड ने 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। फिर से समझा रही हूँ, चीन की महान दीवार का निर्माण चीनी शासक शी हुआंगटी ने 3rd शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। अब ये नाम कैसे है शी हुआंगटी? तो चीन की पहले एक प्रथा थी कि क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो बच्चों की नानी बर्तन गिराती थी हॉस्पिटल में। जब बच्चा पैदा हो जाता था तो हॉस्पिटल में बर्तन गिराया जाता, या फिर घर आके, तो जैसी बर्तन में से आवाज़ निकलती उसी प्रकार के इनके नाम ची चा यूँ ऐसे इनके नाम रख दिए गए हैं चीनी लोगों के। ये यहाँ की कहावत है। संस्थापक था कुषाण वंश का कुजुल कडफिसेस। इसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। कुजुल कडफिसेस ने काय के सिक्के चलवाए? तो केवल तांबे के सिक्के चलवाए। अब है अगला शासक बिम कडफिसेस। तो इसी के समय कुषाणों की सत्ता भारत में स्थापित हुई। तो कुषाणों की संख्या भारत में स्थापित कब हुई? तो बिम कडफिसेस के समय हुई। पुरुष पेशावर पाकिस्तान को इन्होंने राजधानी बनाया। जो पुरुष यानी कि पेशावर, आज की डेट में पेशावर कहाँ है? तो पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान यहाँ ने उसको राजधानी बनाया। किसने? बिम कडफिसेस ने। सर्वप्रथम भारत में कुषाण शासक ने सोने के सिक्के चलवाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सोने के सिक्के किसने चलवाए सर्वप्रथम? तो कुषाण शासक ने। इन सिक्कों पर नंदी, बैल और त्रिशूल का चित्रण मिलता था। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। अब है कनिष्क। तो इसकी मुख्य राजधानी पेशावर यानी कि पुरसर
थी, जबकि मथुरा राजधानी थी। यहाँ पे देखो कनिष्क का क्या मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मुख्य राजधानी थी पेशावर पुरसर, और जबकि मथुरा थी इनकी राजधानी और मुख्य थी पेशावर पुरसर यानी पाकिस्तान में। तो और पढ़ते हैं आगे कुषाण वंश। तो कुछ और उसके फैक्ट बचे थे। कनिष्क इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध था। तो कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क को इसीलिए ही कहा गया है। सबसे पहला था इसने अपने राज्याभिषेक यानी कि इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईडी में। गद्दी पर बैठते समय एक संवत चलाया और वो संवत कहलाया हमारा शक संवत, ठीक है। इसका प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके समय इसने संवत चलाया था, इसीलिए इसका 2 कारणों से कनिष्क को महान शासक कहा गया है। इसका जो संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है, और यानी कि चैत्र आप मान लीजिए मार्च, और जो कि हमारा 21 से 22 मार्च से शुरू होता है, ठीक है। इसने शुद्ध सच्चे हृदय से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी के समय चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ। 2 बात से ये प्रसिद्ध था, एक तो शक संवत चलवाया, दूसरा चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में ही शुरू हुआ, और कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। मैंने आपको पढ़ा दिया था हीनयान और जो महायान थे वो क्या थे। कनिष्क के दरबार में चरक, अश्वघोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन महायान शाखा का अनुयायी था। तो ये चारों के नाम दिए हैं, चारों के चारों महायान शाखा के अनुयायी थे। कौन कौन? चरक, अश्वघोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन। अब इन्हें थोड़ा इनके जो नाम लिखे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं इनको। पहले पढ़ते हैं चरक। तो आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने चरक संहिता की रचना की। बहुत बार इनकी पुस्तक पूछी गई है कि चरक संहिता की रचना किसने की थी, तो वो थे चरक, और जिन्हें आयुर्वेदाचार्य भी कहते थे। अब है अश्वघोष। तो कवि एवं साहित्यकार थे, ये कवि भी थे और साहित्यकार थे। इन्होंने बौद्ध चरित्र की रचना की, बहुत काम किए हैं। सबसे पहले कवि थे, साहित्यकार भी थे, बौद्ध चरित्र की रचना की, जिसे बौद्ध चरित्र को क्या कहते हैं, एक और उपनाम है तो बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो वो है बौद्ध चरित्र। वसुमित्र तो बौद्ध विद्वान थे, इन्होंने महाविशाल सूत्र की रचना की। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। किसे? महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्धों की रामायण बौद्ध चरित्र को कहा जाता है और बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविवाद सूत्र को कहा जाता है। नागार्जुन तो यह वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की। किसकी की? माध्यमिक सूत्र की रचना की। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ सकते हो सापेक्षता का सिद्धांत। तो पढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग कनिष्क का नियंत्रण था। जो प्रसिद्ध जो रेशम मार्ग था उस पर कनिष्क का नियंत्रण था। और कुषाण शासक के समय रेशम के व्यापार में भारत की भूमिका मध्यस्थी यानी बीच में थी, न कम न ज़्यादा। तो ऐसे कुछ एनसीईआरटी में आप देखोगे तो मध्यकालीन भारत की आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम बना है। तो जो हमारा था जो रेशम मार्ग बीच में भारत, इधर यूरोप, इधर चीन, और ये था पूरा रेशम मार्ग। वैसे भारत का रेशम से व्यापार होता था रेशम का। कनिष्क के चीनी जनरल पांचाओ ने पराजित किया कनिष्क को। यहाँ पे कनिष्क को है, ठीक है। कनिष्क को चीनी जनरल पांचाओ ने पराजित किया। अतः पांचाओ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने चीनी सेना को पराजित किया। पांचाओ ने कनिष्क को पराजित किया था, लेकिन जब पांचाओ की जो चीनी सेना थी, जो पांचाओ की मृत्यु हो गई, उसके बाद पांचाओ की चीनी सेना थी उसको पराजित कनिष्क ने किया, ठीक है। अब कुछ शासक देख लेते हैं। सबसे पहले वशिष्ठ। वशिष्ठ की राजधानी मथुरा थी, कुछ खास नहीं किया है इनने। हुविस्क वैष्णव धर्म का अनुयायी था। फिर अंतिम शासक था वासुदेव, और वासुदेव अंतिम कुषाण शासक था। बस अब यहाँ मैंने राजा लिख दिए। सबसे पहले हुआ था कुजलकर्ण विशेष, फिर बिम्बकर्ण विशेष, और तीसरा सबसे महान था कनिष्क, फिर वशिष्ठ, फिर हुविस्क और फिर वासुदेव अंतिम शासक। भारत में चमड़े के जूतों का प्रचलन कुषाणों के समय हुआ और कनिष्क की मूर्ति भी मिली थी। तो पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और रह गया है।
कनिष्क ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना पहली बार किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। कुषाण काल की प्रकृति विदेशी व्यापार पर निर्भर करती थी। किस पर करती? विदेशी व्यापार पर। इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? भड़ौच या फिर भरूच, जो कि गुजरात में है। कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, मोस्ट बात है यहाँ पे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने चलाए। ठीक है, अब यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो हमारा जो मतलब यहाँ से निर्यात आयात होता था, तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। सबसे पहले ये है हमारा रेशम मार्ग। ठीक है, इधर है चीन, इधर है रोम, यूरोप। ठीक है, मध्यस्थ यानी यहाँ हमारा है बीच में भारत, और भारत में ये भड़ौच जो एक बंदरगाह था। ठीक है, अब क्या होता था कि यहाँ से होता था आयात, चाइना से यानी कि चीन से होता था आयात, आता था यहाँ से रेशम, भड़ौच गुजरात में आता था इस बंदरगाह पर। तो भारत क्या था? भारत इन दोनों की जगह पर बीच में था, इसीलिए भारत को मध्यस्थ में रखा गया है। और निर्यात जाता था यहाँ से रोम से, तो इसीलिए यहाँ पे निर्यात बताया गया है। और जो भड़ौच है वो हमारा कैसा है? तो वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। तो गाइस यहीं पे हमारा आज हमने पढ़े शक, पहलव और कुषाण। यहीं पर हमारा हिंदू यूनानी मौर्योत्तर काल खत्म होता है। और अब आगे जो क्लास आपकी आएगी वो आएगी गुप्त साम्राज्य की। और अब मैं चाहूँगी अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी कि अब ज़्यादा समय ना लूँ, आपको क्लास रेगुलर मिल पाए। सोमवार को क्लास आएगी विविध की, और उसमें होगा एक हमारा स्पेशल टॉपिक, नाम नहीं बताऊँगी अभी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।